हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कल हमने किया था सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स। आज का हमारा टॉपिक है इसमें प्राइस। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, इन ए सेल ऑफ गुड्स इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट द सेल इज फॉर प्राइस एंड नो सेल कैन टेक प्लेस विदाउट ए प्राइस। देखिए, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो भी सेल है वो किसी भी प्राइस के लिए होगी। ठीक है, अगर प्राइस उसमें से मिसिंग है तो उसे सेल नहीं कह सकते। प्राइस मीन्स द कंसिडरेशन इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, प्राइस मीन्स द कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी कंसिडरेशन मिल रहा है उसको पैसे में मेजर किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन फॉर द सेलर इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इफ द ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज विदाउट एनी कंसिडरेशन, अगर ट्रांसफर ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन है, इट इज डीम्ड टू बी ए डोनेशन और ए गिफ्ट। ठीक है, अगर जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है वो विदाउट एनी कंसिडरेशन है, बिना किसी कंसिडरेशन के है, इट इज डीम्ड टू बी डोनेशन और ए गिफ्ट। उसे क्या मान लेंगे हम, या तो डोनेशन या फिर गिफ्ट। लाइकवाइज इफ द कंसिडरेशन इज नॉट मनी बट गुड्स, इट अमाउंट्स टू बार्टर। उसे बार्टर कहा जाएगा अगर गुड्स में। तो इन अदर वर्ड्स, द प्राइस हैज थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या क्या? नंबर वन, इट शुड बी इन द टर्म्स ऑफ मनी, उसे मनी के रूप में मेजर किया जा सके। इट शुड बी डेफिनेट, वो निश्चित होना चाहिए। एंड इट शुड बी रियलिस्टिक। ठीक है, डेफिनेट, रियलिस्टिक एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी। फिर सेक्शन 9 और 10 आता है। वो क्या कहता है? असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस को निश्चित करना। तो उसको कैसे असर्टेन किया जा सकता है? नंबर वन इज बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो पार्टीज होंगी कॉन्ट्रैक्ट की वो इसे असर्टेन कर सकती हैं। ओके, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके। ओके, which will be paid by the buyer to the seller. The court does not investigate whether or not a price is reasonable. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है फिर कोर्ट ये नहीं डिसाइड करेगा कि वो रीजनेबल था या नहीं। क्लियर? फिर आता बाय द कोर्स ऑफ म्यूचुअल डीलिंग्स। द प्राइस कैन बी सेटल्ड बाय द कोर्स ऑफ म्यूचुअल डीलिंग्स ऑफ द पार्टीज। पार्टीज की जो म्यूचुअल डीलिंग्स होती हैं, आपसी जो डीलिंग होती है उनके बीच में। इफ नो स्पेसिफिक प्राइस इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट ऑल्सो डज नॉट specify any method to fix the price, it may be ascertained by the course of dealing between the parties. ना तो कॉन्ट्रैक्ट में कह रखा है अगर, और ना ही कोई मेथड बता रखा है कि हम कैसे प्राइस को फिक्स करें, तो हम क्या करेंगे? पार्टीज की जो डीलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग से डिसाइड कर लेंगे। क्लियर? फिर आता है बाय फिक्सिंग इट इन द मैनर अग्रीड। इसको कैसे फिक्स करेंगे? इन द मैनर अग्रीड। द प्राइस कैन बी फिक्स्ड इन अ मैनर अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस को कैसे फिक्स करेंगे? किस मैनर में? जो कि कॉन्ट्रैक्ट में अग्री था। दैट इज, इट कैन बी अग्री टू पे एज मच फॉर द गुड्स एज अदर्स पे। ठीक है, एक मैनर बता दिया, जैसे हमने कह दिया जैसे और जो पे कर रहे हैं उतना ही हम करेंगे। पहला तो था कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह रखा या कोई मेथड नहीं बता रखा तो क्या करेंगे हम? जो रेगुलर डीलिंग्स होती हैं, म्यूचुअल डीलिंग्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। और ये क्या है? मैनर फिक्स कर देंगे कि कैसे उसे कैलकुलेट करना है। या फिर बाय फिक्सिंग ए रीजनेबल प्राइस, अगर उसके बारे में कुछ नहीं कह रखा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? एक रीजनेबल प्राइस ले लेंगे। व्हाट इज द रीजनेबल प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। आमतौर पे जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता, जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, उसे ही हम रीजनेबल प्राइस मान लेते हैं। क्लियर? फिर आता है फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। हम किसी थर्ड पार्टी से भी प्राइस फिक्स करवा सकते हैं गुड्स का, बट इफ थर्ड पार्टी फेल्स टू डू सो फॉर एनी रीजन, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अगर थर्ड पार्टी उसे नहीं डिसाइड कर पाती तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड। इफ द गुड और ए पार्ट ऑफ गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सेलर एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर, द लेटर इज लायबल टू पे रीजनेबल प्राइस फॉर सच गुड्स। क्लियर? तो 4-5 तरीके हुए, या कॉन्ट्रैक्ट करके, या मैनर बता के, या फिर म्यूचुअल डीलिंग से, या फिर रीजनेबल प्राइस से, या किसी थर्ड पार्टी को भी हम उसके लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, क्या करके वो प्राइस डिसाइड कर दे। क्लियर? फिर आता है हमारा अर्नेस्ट मनी। छोटा सा टॉपिक है, देखिए। समटाइम्स द बायर पेज ए पार्ट ऑफ द प्राइस इन एडवांस एज अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी। ठीक है, पहले किसी को हमने कुछ पोर्शन दे दिया एडवांस में। ठीक है, एक तरीके से एडवांस है। तो एडवांस में जो पैसे दे दिए उसे क्या बोलेंगे हम? अर्नेस्ट मनी। या फिर सिक्योरिटी है फॉर द परफॉर्मेंस इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी ज़मीन खरीदते हैं हम, स्टार्टिंग में कुछ पैसा एडवांस का
दे देते हैं जिससे कि वो चीज़ बुक हो जाती है। क्लियर? ये द बायर डिफॉल्ट्स इन हिज परफॉर्मेंस द अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी इज फॉरफिटेड। ठीक है, अगर बायर ने वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, वो उस चीज़ को नहीं खरीद रहा है, तो अर्नेस्ट मनी क्या हो जाएगी? फॉरफिटेड हो जाएगी। ठीक है, एट द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द डिपॉजिट ऑफ अर्नेस्ट मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स। मान लीजिए हमने किसी से कोई ज़मीन खरीदी है। ठीक है, तो ज़मीन खरीदने के जो कीमत है ज़मीन की वो 10 लाख रुपए है। हम स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए दे देते हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपए जो हमने दे दिए, अगर हम बाद में खरीदने से मना कर लेते हैं तो वो 1 लाख रुपए सेलर क्या कर देगा? फॉरफिट कर लेगा, हमें वापस नहीं देगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, हम पूरी तरीके से निभाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो क्या होगा? बाद में हमें कितने पैसे और देने हैं? 9 लाख रुपए। क्लियर? तो ये अर्नेस्ट मनी का कंसेप्ट था। तो प्राइस समझ में आया? अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कंडीशंस एंड वारंटीज। ठीक है, कंडीशंस एंड वारंटीज। एज ए जनरल रूल क्या है? द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर इज एप्लीकेबल इन सेल ऑफ गुड्स, बट ईच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड अंडर सम स्टिपुलेशन। कैविएट एम्प्टर क्या कहता है? देखिए, लेट द बायर बीवेयर, वो सेल ऑफ गुड्स के केस में आता है। In such case, the doctrine of caveat emptor does not apply and the parties to the contract are bound by the conditions stipulated in the contract. ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं पहले से गिवन, अगर उन कंडीशंस में अगर कुछ और बात कह रखी है तो वहाँ पर कैविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, पहले वो कंडीशंस देखी जाती हैं। सो एट द टाइम्स द सेलर गिव्स हिज एस्टिमेशन ऑफ गुड ही इज सेलिंग। ठीक है, सेलर्स क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं जो गुड्स उन्हें बेचने हैं उसके बारे में। हिज ऑब्जेक्ट इन डूइंग दैट इज टू गिव हिज ओपिनियन अबाउट द गुड्स। उसका उद्देश्य क्या है? हिज ऑब्जेक्ट इन डूइंग दैट इज टू गिव हिज ओपिनियन अबाउट द गुड्स, गुड्स के बारे में उसका ओपिनियन। एंड टू इंड्यूस द बायर टू परचेज द गुड्स। ठीक है, एंड टू इंड्यूस द बायर टू परचेज द गुड्स, वो बायर्स को इंड्यूस करते हैं गुड्स को परचेज करने के लिए। इफ द सेलर ओनली गिव्स his estimation of the goods, the buyer should in his own interest satisfy himself that the goods conform to what he wants to buy. ठीक है, सेलर क्या बताता है? अपनी ओपिनियन देता है गुड्स के बारे में और बायर को इंड्यूस करता है। ठीक है, सेलर जब एस्टिमेशन दे देता है उसके बाद ही बायर का इंटरेस्ट बनता है कि उसे खरीदना है या नहीं। बट इफ द सेलर इंड्यूसेस द बायर टू परचेज द गुड्स, द बायर कैन सेट हिज कंडीशंस फॉर परचेज। सेलर ने अगर अपनी सारी बातें बता दी हैं तो अब बायर भी कुछ कंडीशंस रख सकता है। Such conditions in a contract of sale are the stipulations which lawfully bind the seller to whatever claims he has made about the goods. वो जो conditions रखी जाती हैं उन्हीं के आधार पर फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, वो जो stipulation है, वो जो conditions हैं, उसी के आधार पर आगे काम किया जाता है। Thus any such claim that the seller makes with regard to the goods or any aspect of contract of sale that reveals something which is not known to the buyer and that induces the buyer to make the contract of sale is a stipulation that is binding on the seller. Such liability on the part of seller becomes a part of contract because the buyer makes the contract on the basis of such revelation and the seller cannot refuse to perform his promise made in the contract. जो बातें कही गई हैं, जो जिस कंडीशन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक सेलर लायबल हो जाएगा। जो बातें उसमें कही गई हैं उन बातों से मुकरा नहीं जा सकता। ठीक है, तो स्टिपुलेशन के भी दो पार्ट बताए गए, एक तो कंडीशन और एक वारंटी। ठीक है, चलिए जानते हैं कि कंडीशन क्या है। कंडीशन में क्या आता है? सेक्शन 12(2) है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। वो क्या कहता है? ए स्टिपुलेशन एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसी बात जो कि एसेंशियल है मेन पर्पस के लिए। ठीक है, जो बिजनेस का मेन मोटिव है, आपकी जो ट्रांजैक्शन का, उसमें मेन पर्पस है वो, उसके लिए ज़रूरी है, वो कंडीशन है। The breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. In other words, ये देखिए, आप समझिए इस बात को कि कंडीशन क्या है? जो मेन एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, एक ऐसी स्टिपुलेशन जो सबसे ज़्यादा मेन पर्पस से जुड़ी हुई है, जिसलिए आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसमें मेन बात यही है, एक कंडीशन है। इस कंडीशन के टूटने से क्या होता है? आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का भी आपको अधिकार मिल जाएगा। मान लीजिए मैं एक बायर हूँ, मैं आपसे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक कंडीशन रखी कि ये चीज़ मैक्सिमम 1 दिन पुरानी हो सकती है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग को 1 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ हो। ठीक है, हम हलवाई से कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि वो हमें बासी कोई मिठाई दे, है ना, 2-3 दिन पुरानी हम नहीं चाहेंगे।
हमें कंडीशन डाल देंगे कि आज सुबह की बनी हुई हो मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो कंडीशन पूरी है, और उससे पहले की अगर वो मिठाई हमें बेचता है तो क्या है, वो हमारे पास ये अधिकार आ जाता है कि हम उससे ये ना खरीदें, हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दें, ठीक है। In other words, if an express stipulation is a part of the contract, that is, its fulfillment is essential for the contract to be completed, it is deemed to be condition. फिर उससे हम क्या मान लेते हैं, कंडीशन। अगर कंडीशन नहीं पूरी होगी तो अग्रीव्ड पार्टी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगी। It may well be said that the condition is the foundation of edifice of a contract of sale. The moment it is broken, the whole edifice collapses and the contract terminates. मेन मुद्दा क्या है, जो फाउंडेशन है, ठीक है, वो कंडीशन है। कंडीशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंडीशन टूट गई तो क्या होगा, कंडीशन के टूटने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। फिर आता है आपका वारंटी। सेक्शन 12(3) में आता है वारंटी। वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी क्या है, एक स्टिपुलेशन है, कोलेट्रल। ये देखिए एसेंशियल नहीं है, वहाँ वर्ड क्या था, एसेंशियल टू मेन पर्पज। ये क्या है, कोलेट्रल, ठीक है। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली। उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते, वो मेन बात नहीं है, वो कोलेट्रल है, सेकेंडरी है, वो बात मेन नहीं है, मेन पर्पज से जुड़ी हुई नहीं है। उसके टूटने से हम सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बट नॉट द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड। कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते। It is clear from what has been said that warranty is not an essential object to the contract. Contract का essential object वो नहीं है. It only helps expedite the execution of the contract. If warranty is violated, the contract does not terminate. Only the aggrieved party can file a suit for damages. सिर्फ damages के लिए हम केस फाइल कर सकते हैं. If a condition of the contract is violated, the contract terminates. अगर कंडीशन टूटती है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, और वारंटी के केस में ऐसा नहीं होता। उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो हेल्पफुल है, ठीक है। वो कंडीशन की तरह वारंटी जो है एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल, राम गोज टू ए हॉर्स ट्रेडर। राम हॉर्स ट्रेडर के पास जाता है एंड सेज दैट ही वांट्स टू बाई ए हॉर्स दैट कैन रन एट 40 किलोमीटर्स पर आवर। राम ने कहा हॉर्स ट्रेडर को कि मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो कि 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ता है। The trader gives him a horse and says that the horse will run as per Ram's requirement. ट्रेडर ने उसे घोड़ा दिया और ये कहा कि हॉर्स 40 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगा। Here the horse being fast enough to run 40 kilometers per hour is the essential condition. Essential condition क्या है, घोड़े की स्पीड, जो कि बायर ने रखी जो टर्म है वो क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घोड़ा दौड़े, वो एसेंशियल है। If the horse is not that fast as runner, not faster runner as Ram had stipulated and does only 20 kilometers in an hour, Ram cannot only file a suit for damages but against the trader but also repudiate the contract. अब राम के पास ऑप्शन है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम करे, बल्कि वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकता है। क्लियर। तो इसे कहेंगे हम वारंटी और कंडीशन। तो ये कंडीशन और वारंटी का बेसिक था। क्लियर। तो अब डिफरेंस देखते हैं कंडीशन और वारंटी में क्या है। कंडीशन इज अ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी क्या है, कोलेट्रल है, ठीक है, वो सिर्फ हेल्पफुल है, वो मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। रेमेडीज क्या है, अगर कंडीशन तोड़ी जाती है, कंडीशन इज ब्रीच्ड, तो एग्रीड पार्टी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है एंड इज एंटाइटल टू डैमेजेस फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी। डैमेजेस तो लेगी ही लेगी, साथ में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है। और वारंटी के केस में अगर ब्रीच होता है तो इट डज नॉट एंटाइटल द एग्रीड पार्टी टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते अगर वारंटी की ब्रीच होती है तो। इट ओनली एंटाइटल्स इट टू डैमेजेस फ्रॉम द अदर पार्टी, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। किस केस में, जब वारंटी की ब्रीच होती है, ठीक है। फिर आता है कंडीशन में लीगल इफेक्ट। लीगल इफेक्ट क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी लीगल ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन। कंडीशन के खत्म होने से लीगल इफेक्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाता है। आपने कंडीशन को तोड़ दिया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का जो लीगल इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। वारंटी के केस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लीगल इफेक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने ब्रीच ऑफ वारंटी की है तो उससे कोई भी लीगल इफेक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है ट्रीटमेंट। द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन द breach of a condition and the agreed party can only be compensated by damages it receives from other party. कॉन्ट्रैक्ट
खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर कंडीशन टूट जाती है और अग्रीड पार्टी क्या करती है, ओनली द अग्रीड पार्टी कैन ओनली बी कंपनसेटेड बाय डैमेजेस इट रिसीव्स फ्रॉम द अदर पार्टीज। और वारंटी के केस में क्या होता है, द ब्रीच ऑफ वारंटी इज नॉट डीम्ड टू बी ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, उससे क्या होता है, ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं कहा जाता एंड एग्रीड पार्टी कैन नॉट रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये बेसिक डिफरेंस था कंडीशनल और वारंटी में। फिर एक बात सुन लीजिए, कंडीशन क्या है, कंडीशन एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी मेन पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के, और जबकि वारंटी क्या है, वारंटी कोलेट्रल है, वारंटी सिर्फ और सिर्फ हेल्पफुल है। तो आज हमने प्राइस के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्राइस की असर्टेनमेंट कैसे होती है, अर्नेस्ट मनी क्या है, और कंडीशन और वारंटी की हमने बेसिक पढ़ी कि कंडीशन और वारंटीज हैं क्या, और कंडीशन और वारंटी के डिफरेंसेस की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं को आगे करेंगे डिटेल में, कंडीशन और वारंटीज को। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।